हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है, आपके पास सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है एमए हिस्ट्री में एमएचआई 103। तो इसके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस वीडियो को परचेस करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 50 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन क्या है, इससे पहले हमने 4 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। ये क्लासेस हमारी जो होने जा रही है 5 क्लासेस है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर जो 13 है उस क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हमने कंप्लीट करा चुके हैं। क्वेश्चन विद आंसर जो वीडियो एक्सप्लेन किए गए, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट आपको ये कंप्लीट है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसकी वीडियो कहाँ मिलेगी वो भी अभी आपको बताएंगे। जो लिंक है ना, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको वहां से चेक कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर ये सेकंड दिख रहा है, इस क्वेश्चन का भी आंसर हमने आपको करा चुके हैं, तो वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अभी तक हमने 1 से लेकर 9 क्वेश्चन जो बनते हैं, क्वेश्चन थर्ड भी कंप्लीट है। ये सारे नोट्स काफी अच्छे पॉइंट टू पॉइंट है, आपको समझने में और पढ़ने में भी आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर हमने करा चुके हैं, तो वीडियो देख सकते हैं। और ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 बनता है, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो चुका है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इस क्वेश्चन का भी आंसर हमने करा चुके हैं। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 7। इस क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट हो चुके हैं एक्सप्लेन वीडियो में, जिसमें आपको समझाया भी गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है। ये देखिए, इस क्वेश्चन का भी आंसर हमने करा चुके हैं, तो वीडियो देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, प्लस आपके पेपर में आ सकता है। ये देखिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ तक आपके फाइनली जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन विद आंसर कंप्लीट है। इसके आगे के क्वेश्चन आपको नहीं कराए गए, ठीक है। तो ये 4 क्लासेस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ तक क्वेश्चन कराए। अब ये क्लासेस हमारे 5 है। अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके बाद के क्वेश्चन रह रहे। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 का आपको आंसर करा देंगे, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर और कराएंगे। 2 क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में हम बताया जाएगा। और फिर इसके बाद एक और वीडियो लाएंगे, जिसमें आपको 24 क्वेश्चन विद आंसर पूरे आपको दिखाए जाएंगे, और एकदम आराम से दिखाए जाएंगे, जिससे आप उसे पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको भी जरूर एक बार देखिएगा। काफी अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी इसके बाद वाली। तो पहले इस वीडियो को आप देख सकते हैं, क्वेश्चन विद आंसर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में महिलावादी, मतलब जो महिला है, ठीक है, इतिहास लेखन का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो भारत में स्त्रीवादी इतिहास लेखन पर टिप्पणी कीजिए। स्त्रीवादी इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषता का विश्लेषण कीजिए। भारत में नारीवादी इतिहास लेखन पर एक टिप्पणी कीजिए। तो इस टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, या तो महिला लिख के आ जाए या नारीवादी लिख के आ जाए। तो इस टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपके पेपर में आने के चांस काफी ज्यादा है, तो इसका अच्छे से एक बार स्टडी करिएगा। भारत में नारीवादी इतिहास लेखन एक शक्तिशाली बौद्धिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में उभरा, जिसमें महिलाओं के दृष्टिकोण से इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया गया। तो ये कहा जा रहा है, जो भारत में ना जो नारीवादी दृष्टिकोण है, वो एक शक्तिशाली रूप में सामने आया, जिसमें राजनीतिक आंदोलन के रूप में ये उभरा है। और जिसमें जो भारत है, उसमें महिलाओं का जो दृष्टिकोण है, उसके द्वारा इतिहास को पुनर्निर्माण, मतलब दोबारा से उसको देखने का प्रयास किया जा रहा है। यह पारंपरिक इतिहास लेखन के सत्तात्मक पूर्वग्रह को चुनौती देता है। तो ये कहा जा रहा है, जो ये पारंपरिक इतिहास लेखन है ना, जिसमें पिता का राज होता है, उसको ये चुनौती दे रहा है। और महिलाओं की आवाज, अनुभव और योगदान को सबसे आगे लाने का लक्ष्य रखता है। तो इसमें क्या है कि जो महिलाएं की आवाज है, कि सामने आए, लोगों के लिए योगदान में, उनकी सफलताओं के बारे में, उनके कार्य के बारे में, महिलाओं के बारे में यहाँ पर जागरूकता फैलाई जा रही है। भारतीय नारीवादी इतिहास लेखन ने न केवल मुख्यधारा के इतिहास के पुरुष प्रधान कल्याण की आलोचना की, बल्कि इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे जाति, वर्ग, धर्म और उपनिवेशवाद के समय के साथ भारतीय महिलाओं के जीवन को आकार दिया। तो ये कह रहे हैं, जो नारीवादी लोग हैं, ये कहना चाहते हैं, जो पुरुष प्रधान होता है ना, उसकी आलोचना की गई है, प्लस जो नारी के द्वारा कैसे वर्ग, जाति, इन सबके बारे में भी उन पर जोर दिया गया, उनके जीवन को कैसे आकार दिया जा रहा है। तो ये आप परिचय में लिखिएगा। अब इसके बाद देखिए, पृष्ठभूमि और विकास भारत में नारीवादी इतिहास लेखन का उदय 1970 से 1980 के दशक के महिला आंदोलन से जुड़ा। मथुरा बलात्कार कांड 1972 और उसके बाद के विरोध प्रदर्शन जैसी घटनाओं ने लिंग आधारित हिंसा, कानूनी सुधार, महिला अधिकारों के मुद्दे को सार्वजनिक चर्चा में ला दिया। तो ये कहा जाए, जो मथुरा में बलात्कार हुआ था, कांड हुआ था, उसके बाद से कुछ ऐसी चर्चा, जैसे हिंसा के अकॉर्डिंग कानून सुधार, ये सारी जो महिलाओं के लिए जो भी समस्या होती है ना, उसको सामने लाएगा, सार्वजनिक रूप से चर्चा में लाएगा, मतलब सरकार के सामने लाया गया, ठीक है।
इसी समय विद्वानों ने नारीवादी दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास की पुनः जांच करना शुरू की। तो इसी टाइम वो था कि जो नारीवादी लोग होते हैं उन्होंने फिर से दोबारा से जांच किया। खासकर तब उन्हें एहसास हुआ कि मुख्यधारा में राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी इतिहास लेखन में महिलाओं की क्षमता को हथियाई पर ला दिया। तो जो ये कह रहे हैं कि जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन है उन्होंने महिलाओं की जो क्षमता को भी सामने लाया गया। अब ये देखिए, भारत में नारीवादी इतिहास लेखन के विकास के प्रमुख घटनाक्रम निम्नलिखित हैं। तो एक एक पॉइंट देखते हैं। औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी, ठीक है, कि इसकी आलोचना है। भारतीय इतिहास लेखन ने बताया कि औपनिवेशिक आख्यानों ने अक्सर भारतीय महिलाओं को विदेशी या पीड़ित बना दिया, उन्हें निष्क्रिय विषय के रूप में चित्रित किया। दूसरी ओर राष्ट्रवादी इतिहास ने महिलाओं को पवित्रता, परंपरा या बलिदान के प्रतीक के रूप में आदर्श बनाया, उनकी वास्तविकता, सामाजिक आर्थिक स्थिति और जीवित अनुभवों को छोड़कर। तो ये कहा जा रहा है इसके द्वारा कि जो महिलाएं के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है कि उनको कैसे विदेशी और कैसे महिलाओं को पीड़ित किया गया है, और कैसे उनके अकॉर्डिंग वो जो विषय होते हैं राष्ट्रवादी इतिहास में, उनके बलिदान को प्रतीक बनाया, उनके आदर्श को बताया जा रहा है। तो ये सब चीजें सामाजिक जीवन के अनुभव को उनको छोड़ा कर, ठीक है। अब ये देखिए, महिलाओं को वस्तु के इतिहास के एजेंट के रूप में देखना, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो महिलाएं एक वस्तु के रूप में है, उनके कहने का मतलब है। नारीवादी इतिहास लेखन ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि दूसरे लोग महिलाओं को कैसे चित्रित करते हैं, इस बात पर महिला स्वयं इतिहास को कैसे आकार देती, काम, प्रतिरोध, रचनात्मक अस्तित्व के माध्यम से। मतलब कि लोगों को द्वारा ये लगता है कि जो महिलाएं बेकार है, उनको एक वस्तु समान समझना चाहिए, लेकिन जो नारीवादी है वो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, कि वो अपने आकार और अपने प्रतीक को, रचनात्मक को, अस्तित्व को वो सामने ला सकती है। अब देखिए, अध्ययन के विषय और क्षेत्र। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में महिलाएं। रोमिल थापक जैसे विद्वानों के विश्लेषण किया कि प्रारंभिक भारतीय गणित में लिंग भूमिका को कैसे परिभाषित किया गया और समय के साथ इसका विकास कैसे हुआ। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो महिलाएं होती हैं उनका समय के साथ कैसे विकास हुआ, कैसे परिवर्तन उनके लिंग के अकॉर्डिंग किया गया है। धर्मशास्त्र, बौद्ध गणित और शक्ति भक्ति साहित्य के नारीवादी अध्ययन विचारधारा को जीवित वास्तविकता के बीच तनाव के प्रकट करते हैं। सेकंड पॉइंट है कि औपनिवेशिक और लिंग। नारीवादी इतिहास लेखन भारतीय महिला के औपनिवेशिक निर्माण की आलोचना करता है। तो ये कह सकते हैं जो नारीवादी है, जो महिलाओं के औपनिवेशिक निर्माण होते हैं ना, उसकी आलोचना करते हैं, जिससे उत्पीड़न और बचाव जाने की आवश्यकता है। लतमनित की कृतियों ने जांच की कि कैसे सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा की इर्द-गिर्द बहस औपनिवेशिक एजेंट और भारतीय राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। तो ये भी बताया जा रहा है कि कैसे आप कह सकते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनके दोबारा शादी की हो गई, बात हो गई, या सती प्रथा हो गई, या पुनर्विवाह हो गई, तो ये विधवा हो गए, तो इनके इर्द-गिर्द के अकॉर्डिंग राष्ट्रवादी जो प्रतिक्रिया होती है ना, वो जुड़ी रहती है उनके साथ। महिला और राष्ट्रवाद। तनिक सरकार और कुरुकुम संग्रही जैसे विद्वानों ने इस बात पर पता लगाया कि महिलाओं में स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह भाग लिया, लेकिन उनकी भूमिका अक्सर घरेलू और पतिनात्मक प्रतिनिधि तक ही सीमित थी। महिलाओं की आवाज अक्सर पुरुष दृष्टिकोण से फिल्टर की जाती थी। तो ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ जो नारीवादी विद्वान है ये बताना चाह रहे हैं कि महिलाओं ने कैसे जो आंदोलन होते हैं उसमें, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, उसमें भाग लिया, लेकिन उनके जो भाग के जो उनके नीचे दबा दिया गया, उनको घरेलू कार्य के लिए ही सीमित किया गया, उनकी आवाज़ों को पुरुष की आवाज़ के अकॉर्डिंग कम समझा जाता है। जाति और लिंग। शर्मिला लेगे जैसे दलित नारीवादी विद्वानों ने जाति और लिंग के प्रतिच्छेद की और ध्यान आकर्षित किया तथा तर्क दिया कि उच्च जाति के नारीवादी दृष्टिकोण अक्सर दलित और आदिवासी महिलाओं द्वारा सम्मान किए जाने वाले विशेष उत्पीड़न को नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है जो लिंग और जाति के अकॉर्डिंग भी इनके साथ भेदभाव होते हैं, और जो महिलाओं के साथ कह सकते हैं उनके सम्मान की बात, उत्पीड़न होते हैं, उनको नजरअंदाज भी किया जाता है। ठीक है। महिलाओं का काम और अर्थव्यवस्था। नारीवादी इतिहास लेखन में कृषि अर्थव्यवस्था, कारीगर के काम, घरेलू श्रम और औपनिवेशिक क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका का पता लगाया है, जो अक्सर आर्थिक इतिहास में आता होती है। इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि सत्तात्मक मापदंडों में क्षमिक पदानुक्रम को कैसे आकार दिया। तो देखिए, निष्कर्ष के तौर पर आप क्या लिख सकते हैं। नारीवादी इतिहास लेखन इतिहास के प्रतीक एक
परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जो महिलाओं की एजेंसी को पुनः प्राप्त करने, प्रतिष्ठात्मक संरचनाओं पर सवाल उठाने और ऐतिहासिक ज्ञान को फिर से परिभाषित करने पर जोर देता है। यह लगातार विकसित हो रहा है, नई आवाज़ों को अंतर्विषय दृष्टिकोण को शामिल कर रहा है, जिसमें सिद्धांत और व्यवहार दोनों में भारतीय इतिहास लेखन का दायरा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये कहा जाए जो नारीवादी द्वारा इतिहास लेखन की बहुत सी चीज़ों को सामने लाया गया, महिलाओं की आवाज़ों को उठाया गया और महिलाओं के विकास के बारे में भी किया गया। महिलाओं ने पितृसत्ता को ख़त्म करने पर सवाल भी उठाए। तो यही सब इस कुछ जो ये आपका क्वेश्चन है इसमें बताया गया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन इसमें हम आपको बता देते हैं, जो कि आपको दिखा देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी आप अपने अकॉर्डिंग एक बार पढ़ के ज़रूर जा सकते हैं समझ के। तो आपको वो क्वेश्चन हम दिखाते हैं ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो इसका आंसर एक बार आप जरूर देखिएगा। और इसकी बाकी की क्लासेस अपलोड है, उसका लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी क्लासेस एक बार अच्छे से देख के समझ के जाएगा, इनमें से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनेंगे। और इसके बाद एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें जितने 24 क्वेश्चन विद आंसर है सभी आपको इसी टाइप से अच्छे से दिखा देंगे। वीडियो रोक के आप अच्छे से पढ़ के समझ के जा सकते हैं। और वो थोड़ी लॉन्ग वीडियो होगी, 30 मिनट के तक की वीडियो आपकी अपलोड होंगी अभी। जिसे भी इस पीडीएफ को परचेज करना है आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे नोट्स होते हैं जो आपको पढ़ने में समझ भी आएंगे और आप पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो इसे बना के भी लिख सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था जो कि फाइनली यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा और आपको बाकी क्वेश्चन का आंसर की वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, जल्दी से अपलोड कर देंगे। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।